हमारे ट्वेल्थ बायोलॉजी का एक चैप्टर है एवोल्यूशन। तो उसमें एवोल्यूशन के फेवर में कुछ एविडेंसेस दिए हुए हैं। तो उन एविडेंसेस में एक टाइप का एविडेंस है जो होमोलॉजी एंड एनालॉजी को सपोर्ट करता है। तो अभी जो होमोलॉजी एंड एनालॉजी एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जो एविडेंस है, इसके अंडर में हमें कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं। तो वो टर्म्स थोड़े से काफ़ी क्लोज हैं। तो क्लोज होने के चक्कर में ऐसा मानते हैं कि वो कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी होमोलॉजी एंड एनालॉजी को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में एक एक करके क्लियरिफिकेशन करेंगे। वो टर्म्स क्या हैं, जैसे एडॉप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, ये सारे टर्म्स उसमें हम पढ़ते हैं। तो अब ये सारे टर्म्स होमोलॉजी एंड एनालॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होमोलॉजी एंड एनालॉजी होती क्या है। होमोलॉजी एंड एनालॉजी, अब ये लॉजी, जैसे बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी क्या है, बायो लाइफ, लॉजी उसकी स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ऐसे होमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो अभी जो इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अब इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ एनालोगस ऑर्गन। अब ये जो होमोलोगस ऑर्गन है ये क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। अब ये जो होमोलोगस ऑर्गन है और एनालोगस ऑर्गन है, इन्हें हम 3 पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, पहला है ओरिजिन, दूसरा है उनका एंसेस्टर, तीसरा उनका फंक्शन। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें जो कि है ओरिजिन, तो ओरिजिन का पहले मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। ओरिजिन क्या मतलब, होमोलोगस ऑर्गन, तो ऑर्गन के कंसर्न में ओरिजिन का क्या मीनिंग होता है, या फिर अगर हम ऑर्गेनिज्म ये कंसिडर करें तो ऑर्गेनिज्म के कंसर्न में ऑर्गेनिज्म के कंसर्न में ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन किस पर्टिकुलर सेल से बना है, या फिर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो जिन सेल से बने हैं, अगर वो सेल कॉमन है, यानी कि ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी किसी पर्टिकुलर जेड टाइप सेल से बने हैं, यानी कि ये टाइप जेड सेल है, इससे बन गया ऑर्गन 1, इससे बन गया ऑर्गन 2, इससे बन गया ऑर्गन 3, यानी कि ओरिजिन किसी एक पर्टिकुलर कॉमन सेल से हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, या फिर ये जो ऑर्गन बने हैं 1, 2, 3, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। क्यों, क्योंकि ये सारे किसी एक पर्टिकुलर सेल से ही बने हैं। अब अगर एक सेल है जेड, एक है वाई, एक है डब्लू, तो ये पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की सेल्स हो गई। अब क्योंकि ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं तो जेड ने क्या ऑर्गन 1 बना दिया, डब्लू ने, वाई ने क्या ऑर्गन 2 बना दिया, डब्लू ने क्या ऑर्गन 3 बना दिया। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को बना रही हैं, तो अब इनके ऑर्गन्स का ओरिजिन कैसा हो गया, डिफरेंट। अब ये जो पर्टिकुलर सेल अगर हम अपने यानी कि ह्यूमन के कंसर्न में अगर बात करें, तो जैसे हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर ट्रोपोब्लास्ट सेल से बने होते हैं। अब ये सेल क्या करती है, विद टाइम अलग अलग डिफ्रेंशिएट होती चली जाती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन इन सारे ऑर्गन का ओरिजिन उसी ट्रोपोब्लास्टिक सेल से ही होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, होमोलॉजी का, यानी कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो सारे क्या होमोलॉजी शो करते हैं। अब अगर हम इस ओरिजिन टर्म को थोड़ा डिकोड करें ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे ओरिजिन टर्म का एक अलग मीनिंग है। वो क्या है, वो जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन सेम है या डिफरेंट है, अगर हमें ये पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसने ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक लाइफ अपना नरिशमेंट किस सेल से लिया है या अपना नरिशमेंट कहाँ से लिया है। तो वो उस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, प्रोटोथेरियन, दूसरा क्या है मेटाथेरियन, तीसरा क्या है यूथेरियन। तो प्रोटोथेरियन क्या होता है, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपना नरिशमेंट किसी एग के यॉक से लिया है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोटोथेरियन। अब ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपना नरिशमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक लाइफ पाउच में लिया है, जैसे जो पाउच्ड मैमल होते हैं,
तीसरा क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट कहाँ से लिया है, किसी प्लेसेंटा से लिया है। तो अगर प्लेसेंटा से उसने अपना नरिशमेंट लिया है तो हम उसके लिए यूथेरियन बोलेंगे। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि उनका ओरिजिन सेम है या नहीं है। अगर सारे ऑर्गेनिज्म का जो नरिशमेंट है वो यॉर्क से हुआ है तो ओरिजिन सेम, सारों का अगर पाउच से हुआ है तो ओरिजिन सेम, सारों का अगर प्लेसेंटा से हुआ है तो ओरिजिन सेम, क्योंकि जो नरिशमेंट हो रहा है वो किसी एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से या फिर कॉमन जगह से हो रहा है। अब अगर ओरिजिन सेम नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि एक का तो यॉर्क से नरिशमेंट मिला है, एक को कहाँ पाउच से मिला है, एक को किससे प्लेसेंटा से मिला है, तो उसमें ओरिजिन कैसा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये होता है ओरिजिन वर्ड का मीनिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ओरिजिन आता है। हम लोग सबसे पहले होमोलॉजी या एनालॉजी में वो ओरिजिन ही देखते हैं। तो पहला पॉइंट है वो है ओरिजिन। अब इसमें यानी कि होमोलॉजी में हमारे लिए ओरिजिन क्या मिलेगा, सेम। एनालॉजी में हमें ओरिजिन क्या मिलेगा, डिफरेंट। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है एंसेस्टर्स। अब इसमें होमोलॉजी में जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, सेम। एनालॉजी में हमें एंसेस्टर्स कैसे मिलेंगे, डिफरेंट। अब ये एंसेस्टर सेम या डिफरेंट का क्या मीनिंग है, एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर नहीं, जो भी हम प्रोजेनीज आज देख रहे हैं अगर ये किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की ही प्रोजेनी है तो उन सारी प्रोजेनीज का जो एंसेस्टर है वो क्या हो गया, सेम, यानी कि पूर्वज, यानी कि जिनसे वो ओरिजिनेट हुए हैं वो कैसे हो गए, कॉमन। कॉमन है तो क्या, एंसेस्टर सेम। अगर पूर्वज अलग अलग है तो क्या, उनका एंसेस्टर डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें हमें होमोलॉजी में एंसेस्टर कैसा देखने को मिलता है, सेम। एनालॉजी में हमें एंसेस्टर कैसा देखने को मिलता है, डिफरेंट। अब जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शन का। यानी कि ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फंक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन, जैसे मैंने बोला ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में आते हैं। तो जो पहला कंफ्यूजन है वो यही फंक्शन वाले पॉइंट में आता है। वो क्या है, क्योंकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं इनमें फंक्शन हमेशा डिफरेंट ही होता है, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, होमोलॉजी। लेकिन नहीं, ओरिजिन तो सेम होगा, फंक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फंक्शन डिफरेंट होता है। अब अगर बात करें हम अपनी एनसीईआरटी के लेवल पे, तो हमारी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं उन सब में फंक्शन उनके डिफरेंट ही होते हैं। तो इसलिए हमारा एक कॉमन परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंट है तभी वो होमोलोगस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन सेम होने पे भी होमोलोगस हो सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है उसे। तो हमारी कन्फ्यूजन ज़्यादा ना बढ़े इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि हाँ, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट तो होमोलोगस। तो इसमें एक्चुअल में सेम भी हो सकता है फंक्शन और डिफरेंट भी। लेकिन जो एनालॉजी है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फंक्शन सेम ही होगा, चाहे वो मतलब अगर ऑर्गन कैसा है, ओरिजिन उसका डिफरेंट है, एंसेस्टर उसका डिफरेंट है, तो ऐसा इसमें नहीं पॉसिबल है कि हाँ फंक्शन भी उसका डिफरेंट हो तो हम एनालॉजी लगाते हैं, तो फिर वो एनालॉजी नहीं, वो कुछ और ही हो गया। फिर इसमें मैंडेटरी कंडीशन होती है कि इसमें उसका फंक्शन कैसा, सेम ही होगा। अगर फंक्शन सेम है तभी एनालॉजी है, वरना एनालॉजी नहीं है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन और बेसिक क्लास डिफ्रेंसिएशन है होमोलॉजी एनालॉजी का, वो हुआ। अब अगर हम इसमें पर्टिकुलर एक एग्जांपल देखना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम होमोलॉजी का एग्जांपल लेना चाहें तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे जितने भी, हमारे या फिर किसी भी वर्टिब्रेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे होमोलोगस होते हैं। अब होमोलोगस क्यों है, क्योंकि वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर सेल, जो भी मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्टिक सेल, उसी से बने होते हैं। तो उनका ओरिजिन कैसा हो गया, सेम। अब क्योंकि वो ऑर्गन अलग अलग हैं, जैसे लिवर हमारा अलग है, उसका काम अलग है, हार्ट अलग है, उसका काम अलग है, हमारे लंग्स अलग है, उनका काम अलग है, लेकिन इन सबका ओरिजिन कैसा है, सेम। अगर ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट हैं तो वो क्या शो कर रहा है, होमोलॉजी। जैसे अभी मैंने ये बताया, ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, होमोलॉजी। अब अगर हम एनालॉजी की बात करें तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे स्वीट पोटैटो और पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और जो हमारा पोटैटो है ये क्या है,
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लेकिन दोनों का फंक्शन अगर हम देखें तो दोनों क्या फंक्शन कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड का। तो क्योंकि फंक्शन उनका कैसा हो क्या सेम, लेकिन ओरिजिन क्या डिफरेंट। ओरिजिन डिफरेंट कैसे, एक रूट है एक स्टेम है। अब अगर हम एनिमल के कंसर्न में अगर एक एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे हनी बी का स्टिंग ले लें और स्कॉर्पियन का स्टिंग ले लें। अब जो स्कॉर्पियन का स्टिंग है वो क्या है, उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि स्कॉर्पियन की बॉडी का जो सबसे लास्ट सेगमेंट होता है वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब क्योंकि वो प्रोटेक्शन में या फिर डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, ऐसे ही हनी बी है। हनी बी का स्टिंग क्या है, वो उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन वो भी प्रोटेक्शन या अपना डिफेंस में रोल प्ले कर रहा है। तो दोनों का फंक्शन क्या हुआ सेम, लेकिन दोनों को ओरिजिन क्या हो गए डिफरेंट। तो इस तरीके से उनका फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो वो क्या शो कर रहे हैं एनालॉजी। तो ये हो गए होमोलॉजी और एनालॉजी और उसके एग्जांपल्स। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हैं एडॉप्टिव रेडिएशन, पहला है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये रफ कर देते हैं। तो वो जो टर्म्स हैं वो काफ़ी क्लोजली टर्म्स हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, सब अच्छे से लिखा है, लेकिन तब भी वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी क्लोजली टर्म्स हैं, उनकी जो मीनिंग है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें डिफरेंस जो है माइनर से वो दोनों को बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज में ले जाके रख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा होता है एडॉप्टिव रेडिएशन, तीसरा होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एक टर्म अगर हम और ऐड करना चाहें तो उसे लिख सकते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड पे जाएंगे क्योंकि आधा मीनिंग वर्ड में छिपा हुआ है। वो क्या है, डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्ट। तो हम सब फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम देखते हैं कि एक टाइप का लेंस होता है जो क्या करता है सारी रेज के लिए डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है। और दूसरा जो है वर्ड वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एक लेंस होता है जो क्या कन्वर्ट्स कर लेता है, जो कॉनकेव लेंस है वो क्या सारी रेज के लिए कन्वर्स कर देता है, यानी कि इकट्ठी कर देता है। अलग अलग रेज आ रही हैं एक पॉइंट पे उन्होंने जोड़ दिखा के। और तो इसी तरीके से ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये डाइवर्ट करता है। तो अब डाइवर्ट का मतलब यानी कि फैलना, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहले था, अब वो क्या किया रेडिएट किया, मान लो यहाँ से यहाँ गया, अलग अलग हैबिटेट में चला गया। पहले ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट में था, फिर ये क्या हुआ अलग अलग हैबिटेट्स में चला गया, अब वहीं पे जाके वहीं के हैबिटेट के लिए परमानेंटली अडॉप्ट कर गया। यानी कि एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइवर्ट टू द डिफरेंट हैबिटेट्स एंड परमानेंटली अडॉप्ट फॉर दैट। तो अब जब हमें पता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम मोटे तौर पे एक इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहें, ये हम सारे इंडियंस हैं, हम सारे क्या हैं, अब इन सारे इंडियंस का ओरिजिन क्या किसी एक इंडियन से ही हुआ होगा, तो हम लोगों का ओरिजिन कैसा हो गया सेम, यानी कि हम सब कैसे हैं सेम है। अब एक चला गया ऑस्ट्रेलिया, एक चला गया यूएसए, एक चला गया इंग्लैंड, तो अब वो वहाँ जाके वहीं के लिए अडॉप्ट हो गए। अब जब वो वहाँ के लिए अडॉप्ट हो गए तो वो क्या हुए डाइवर्ट हो गए, क्योंकि पहले तो सारे इंडिया में रहते थे, अब अलग अलग जगह पे बिखर गए और वहीं पे अडॉप्ट हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब वो डाइवर्जेंट क्यों मैंने बोला, क्योंकि अब देखो ओरिजिन कैसा है, हम सारे इंडियन थे, एक आज ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक इंग्लैंड चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक फिलीपींस चला गया और वहीं पे जाके बस गए, वहीं के लिए अडॉप्ट हो गए, तो हम तो फैल गए ना। लेकिन अगर हम दूर से देखें तो हमें ये तो पता लगे कि हाँ यार ये ओरिजिनली कौन था, ये ओरिजिनली इंडियन थे, लेकिन अब ये फैल गए। अब इंडिया भी कोई छोटी जगह नहीं है, अगर हमें उसका गांव, उसका घर, उसका परिवार नहीं भी पता है, तब भी अगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ वो इंडियन था और आज वो अलग अलग कंट्री में है, अगर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाँ वो इंडियन था,
ये नहीं जानते कि वो इंडिया में कहाँ से था, इंडिया के किस शहर से था, इंडिया के किस गांव से था, इंडिया के किस फैमिली से था, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो इंडियन था। तो हम क्या कह देंगे इसे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इतने पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारे लिए उसके साथ साथ में ये भी पता हो कि इंडियन तो था, लेकिन इंडियन के साथ साथ ये इस स्टेट से था, इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से था, इस डिस्ट्रिक्ट के इस तहसील से था, इस तहसील के इस गांव से था, इस गांव के इस फैमिली से था, तो यानी कि हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता है, सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, और अब ये वहाँ 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 फैला हुआ है, तो यानी कि वो कहाँ से कहाँ चला गया, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई हो। अगर ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, तो इसी टाइप के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम क्या, एडॉप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। तो ये तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए समझाया। अब अगर हम अपनी एनसीईआरटी एग्जांपल्स को लें, तो अब जैसे मान लो यूथीरियंस हैं, वो क्या हैं, हमारे एशिया मान लो यूथीरियंस थे, वो यूथीरियंस से अलग 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 टाइप के क्या मैमल्स बन गए। अब वो यूथीरियन जब अलग अलग टाइप के मैमल्स बन गए, तो हमें ये तो पता है कि हाँ ये पर्टिकुलरली क्या थे, यूथीरियंस थे, उन्हीं से ये स्पीसीज बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी। अगर हमें सिर्फ इतना ही पता है, तो फिर वो क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी एनसीईआरटी लिखती है डार्विन्स फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो हमारी एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, तो उसमें 7 ऑर्गेनिज्म उन्होंने शो किए हैं, उनको कंपेयर किया है मेटाथेरियंस से। तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या था, ये जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, तो जिस टाइम पे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था, तभी ये ऑस्ट्रेलिया बाकी सारी एशिया से सेपरेट हो गया था। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे यूथेरियन आए ही नहीं थे, क्योंकि यूथेरियन तो मेटाथेरियन के बाद इवॉल्व हुए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यूथेरियन के इवोल्यूशन से पहले हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट था उस पर सारे क्या थे, मेटाथेरियन। तो ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे अलग होता गया, अलग होता गया। जब वो पूरी एशिया से या पूरे वर्ल्ड से जब अलग हो गया था, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे रेस्ट ऑफ पार्ट में यूथेरियंस बने थे। तो जो यूथेरियन अब यहाँ पे बने, तो वो ऑस्ट्रेलिया पे पहुँच ही नहीं पाए। जब वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, तो वहाँ पे क्या, सारे मेटाथेरियन ग्रो करते रहे, और ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट था, इस पे क्या, यूथेरियन आ गए, यूथेरियन ने डोमिनेट किया और सारे मेटाथेरियंस का सौकड़ा साफ कर दिया। लेकिन वहाँ पे कोई यूथेरियन था नहीं, तो वहाँ पे किसका एवोल्यूशन ज़्यादा हुआ, वहाँ पे मेटाथेरियन का हुआ। तो आज भी हम वहाँ पे देखते हैं तो हमें मेटाथेरियंस ही देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अब कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ कि 7 मेटाथेरियन ऐसे इवॉल्व हो गए, जो ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ है बर्ड का, इसके 7 यूथेरियन से हूबहू तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक मैच करते हैं। तो अब ये जो कोइंसिडेंस हुआ, तो वो देखने में तो वो अपीयरेंस उनकी सेम है, लेकिन ओरिजिन उनका अलग है, क्योंकि वो किससे बने, वो मेटाथेरियन से बने, और एशिया वाले किससे, यूथेरियन से बने। तो अब ये जो, अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें, तो जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे, यूथेरियन से बने हैं। तो वो सारे कैसे हैं, क्योंकि यूथेरियन से जितनी स्पीसीज बनी, उनका ओरिजिन कैसा है, सेम। उधर मेटाथेरियन से जितनी भी स्पीसीज बनी, उनका ओरिजिन कैसा है, सेम। अब ये यूथेरियन और मेटाथेरियन दोनों अलग अलग बने, वो ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुए, ये एशिया में इवॉल्व हुए। तो ओरिजिन इनका कैसा है, डिफरेंट, लेकिन वो जो 7 स्पीसीज एनसीईआरटी की टेबल में दिखा रखी हैं, उनकी अपीयरेंस, उनके हैबिटेट के बेसिस पे वो कैसे सिमिलर दिखती हैं। तो फिर क्योंकि अब वही पॉइंट आ गया ना, सेम, ओरिजिन तो डिफरेंट, अपीयरेंस या फिर हैबिटेट, बिहेवियर, ये सब उनके कैसे हैं, सेम। तो क्योंकि उनकी ओरिजिन डिफरेंट है, उनका हैबिटेट, बिहेवियर वगैरह सेम है, तो फिर वो किसके एग्जाम्पल होगा। अब अगर हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसमें हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसके कुछ स्पीसीज हैबिटेट 1 में चले गए, कुछ हैबिटेट 2 में, कुछ हैबिटेट 3 में, कुछ हैबिटेट 4 में, और यहाँ जाके वो यहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट कर गए। तो वो क्या हुए, अलग अलग हैबिटेट में अडॉप्ट तो कर गए हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, अभी भी सेम है। ये हैबिटेट जरूर डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हैबिटेट, बट
इनका जो ओरिजिन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे, जो मैंने बताया था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म उसी का बोला जाता है जिसका ओरिजिन सेम होता है। अब अगर ओरिजिन सेम है तो यानी कि ये कहीं भी चला जाए, इन सबका कॉमन ओरिजिन तो क्या होता है, सेम। तो ये डिफरेंट हैबिटेट में अडॉप्ट तो कर गए, बट इनका ओरिजिन कैसा है, अभी भी सेम है। अब अगर हम देखें तो अगर ओरिजिन सेम और हैबिटेट डिफरेंट, तो ये क्या शो कर रहा है, हैबिटेट यानी कि जो हमने भी वहाँ पे देखा था ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में कि फंक्शन, ऑर्गन के रिलेशन में देखा कि फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन सेम, कैसा बोला था, होमोलॉजी। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन सेम, ऑर्गेनिज्म का फंक्शंस को देखेंगे हम, क्या उसका हैबिटेट देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे। तो अब क्या उसका जो हैबिटेट है वो डिफरेंट हुआ है, तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल बन गया, होमोलॉजी। यानी कि ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये क्या शो करता है, होमोलॉजी शो करता है। लेकिन इसे डाइवर्जेंट क्यों बोला गया, क्योंकि एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हैबिटेट्स में जाके वहाँ के लिए परमानेंटली अडॉप्ट की कर गई हैं। अब जो दूसरा टर्म आता है वो है एडॉप्टिव रेडिएशन। तो ये जो एडॉप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये बहुत ही क्लोजली टर्म है। अब इसमें क्या है, हमें सिर्फ अगर इतना पता हो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम है और उसका और कुछ डाटा नहीं पता कि हाँ ये पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसे क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह के छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें ये भी पता है कि ये स्पीसीज जो भी हैं इनका ओरिजिन सेम है, लेकिन इनका जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी अगर हमारे पास है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम एडॉप्टिव रेडिएशन बोल देंगे। अब एडॉप्टिव रेडिएशन को और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या है, हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल सिर्फ मेंशन है एडॉप्टिव रेडिएशन के। पहला क्या है, डार्विन्स फिंचेज, दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब जो डार्विन फिंचेज हैं उनके लिए एडॉप्टिव रेडिएशन क्यों कहा गया, क्योंकि वो भी तो कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से आई, फिर क्या अलग अलग गैलापागोस आइसलैंड पे जाके वहाँ की फूड हैबिट के हिसाब से अडॉप्ट कर गई, तो फिर वो भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें हम तो एडॉप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो हम उन्हें एडॉप्टिव रेडिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए ये पता है कि वो एक सीड ईटर बर्ड से आई थी। अगर हमें सिर्फ इतना पता होता, हाँ फिर वो क्या थी, एडॉप्टिव रेडिएशन थी। लेकिन मतलब फिर वो क्या थी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन हमें वो पर्टिकुलर बर्ड भी पता है कि हाँ वो सीड ईटर बर्ड कौन थी, वो ओरिजिनली कहाँ पे रहती थी। तो जब हमें उसका जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है उसका डिस्क्रिप्शन भी पता है, हमें ये भी पता है कि हाँ ये जो अलग अलग टाइप की डार्विन्स फिंचेज हैं जो कि अलग अलग गैलापागोस आइसलैंड पे अलग अलग फूड हैबिट्स के हिसाब से अडॉप्ट कर गई हैं, ये ओरिजिनली एक सीड ईटर बर्ड से आई थी और वो सीड ईटर बर्ड इस पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलती थी। अब क्योंकि वो इस पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलती थी तो वहाँ पे क्या उसके न्यूट्रिशन के लिए सीड अवेलेबल थे, तो वो सीड्स को खाती थी। तो उसका बीक शेप थी वो इस तरीके से डिज़ाइन थी कि वो उन सीड्स को ईजिली पिक कर सके और अपना न्यूट्रिशन ले सके। तो वो सीड ईटर बर्ड, उसका हमें पूरा डिस्क्रिप्शन पता लग गया। तो अब इसी टाइप के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम एडॉप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। एडॉप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या हो कि हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब यानी कि हमें ये पता है कि हाँ पर्टिकुलर इसी वर्ड से ये बनी है। ऐसा नहीं है कि हमें हम ये बोल देंगे कि हाँ कोई एप्स रहा होगा उस ऐप से ये बन गई होंगी, नहीं, हमें पर्टिकुलर यही पता है कि वो एप्स कौन था। वो एप्स थी एक ओरिजिनल सीड ईटर बर्ड। तो जब हमें उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही पता है तो फिर इस टाइप से जो वो रेडिएट की हैं उसकी स्पीसीज, इस फिनोमिना के लिए हम बोल देते हैं एडॉप्टिव रेडिएशंस, कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अलग अलग हैबिटेट में पहले रेडिएट की, फिर वहाँ की फूड हैबिट के अकॉर्डिंग वहीं के लिए अडॉप्ट हो गई। तो इस फिनोमिना को या इस टाइप के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम बोल देते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। अब तीसरा टर्म आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंट यानी कन्वर्ट करना, यानी कि इकट्ठे कर देना। इकट्ठे क्या यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई स्पीसीज आई और वो सेम हैबिटेट में रहने लग गई या सेम बिहेवियर शो करने लग गई या सेम एनाटॉमी शो करने लग गई या सेम मॉर्फोलॉजी दिखाने लग गई, तो उनके लिए हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट यानी कि कन्वर्ट होना।
तो अब इसके लिए अगर हम साइंटिफिक टर्म में अगर बात करें तो इसका एग्जांपल हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और यूथेरियंस हम ले लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या हैं, वो है मेटाथेरियन। अब क्या हुआ था, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था वो एशिया से टूटा। जिस टाइम पे वो ड्रिफ्ट हुआ उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड पे किसका रास्ता, मेटाथेरियन का। हर जगह मेटाथेरियन मेटाथेरियन थे। अब वो वाला ड्रिफ्ट कर गया पार्ट ऑस्ट्रेलिया वाला, तो जिस टाइम पे वो ड्रिफ्ट किया यूथेरियन आए नहीं थे, इवॉल्व भी नहीं हुए थे, तो उस पार्ट पे के सारे क्या थे, मेटाथेरियन। अब जब वो धीरे धीरे बाकी वर्ड से दूर जाने लगा तो फिर क्या हुआ, इधर तो यूथेरियन इवॉल्व कर गए एशिया में, लेकिन वो किसी रीजन से ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में इवॉल्व नहीं कर पाए। तो आज भी हम वहाँ पे क्या देखते हैं, मेटाथेरियन। क्यों, क्योंकि एक तो वहाँ पे यूथेरियन इवॉल्व नहीं हुए, और जो एशिया में इवॉल्व हुए थे ये उस पार्ट में जा ही नहीं पाए क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया था। तो वहाँ पे सारे क्या ग्रो किए, मेटाथेरियन मेटाथेरियन। यहाँ पे सारे क्या ग्रो किए, यूथेरियन यूथेरियन। अब वहाँ के मेटाथेरियन और यहाँ के यूथेरियन में एक बहुत अच्छा फिनोमेना देखने को मिला, जो कोई कोइंसिडेंस था। वो फिनोमेना ये था कि वहाँ के पर्टिकुलर 7 मेटाथेरियन ऐसे इवॉल्व हुए जो यहाँ के पर्टिकुलर 7 यूथेरियन से काफ़ी सिमिलैरिटी शो करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ हैबिटेट, सिमिलैरिटी ऑफ एनाटॉमी, सिमिलैरिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो इस तरीके की सिमिलैरिटी का मिलना ये एक कोइंसिडेंस था, ऐसा नहीं कि उनमें कोई रिलेशन था, क्योंकि वो तो मेटाथेरियन से इवॉल्व हुए, ये यूथेरियन से इवॉल्व हुए, ओरिजिन तो डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये सारे किसके, यूथेरियन के एंसेस्टर हैं, वो सारे मेटाथेरियन के एंसेस्टर हैं। तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। तो जब इनकी ओरिजिन डिफरेंट है तो वो फंक्शन सेम कैसे मिले, वो हैबिटेट सेम कैसे मिला, वो एनाटॉमी सेम कैसे हुई, वो मॉर्फोलॉजी सेम कैसे हुई। तो अगर हम इसे दिखाएं तो मान लो ये जो था, ये था एक यूथेरियन, ये था एक मेटाथेरियन। अब इसकी 7 स्पीसीज ऐसी मिली जो इन मेटाथेरियन की 7 स्पीसीज से काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी शो करती है। और वो 7 स्पीसीज कौन सी हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपर एक टेबल बनी हुई है, उसमें 7 स्पीसीज दिखाई गई हैं। तो मान लो ये यूथेरियन कहाँ, एशिया में इवॉल्व कर रहे थे, मेटाथेरियन कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व कर रहे थे। अब इनकी जो 7 स्पीसीज हैं इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिली। अब वो सिमिलैरिटी अगर हम एग्जांपल ले लें कि कैसे ये यहाँ पे एक वॉल्व थी, ये तस्मानियन वॉल्व थी, देखने में दोनों लगभग सेम लगती थी एनाटॉमी, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। लेकिन अब ये यूथेरियन से इवॉल्व हुई है, इनकी इसका ओरिजिन कौन है, इसका ओरिजिन है यूथेरियन। मेटाथेरियन का ओरिजिन, इसका ओरिजिन कौन है, मेटाथेरियन। तस्मानियन वॉल्व का ओरिजिन किससे हुआ है, मेटाथेरियन से। और जो हमारी नॉर्मल वॉल्व है इसका ओरिजिन हुआ है यूथेरियन से। तो ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट, लेकिन अब इनमें सिमिलरिटी है इसके बेसिस पे, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, इन सब के बेसिस पे। यानी कि ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन या फिर हैबिटेट या एनाटॉमी सेम। तो फिर ये क्या हुआ, अभी जो मैंने एनालॉजी में बताया था कि ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो वही सेम यहाँ पे फिनोमेना देखने को मिला। तो फिर वो क्या था, एनालॉजी। तो ये भी क्या, एनालॉजी। अब इसके लिए पर्टिकुलर जो फिनोमेना है, अब जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अलग अलग ओरिजिन से सिमिलरिटी का शो होना। तो देखो ओरिजिन अलग अलग है, अब सिमिलरिटी शो हो रही है किस बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। सिमिलरिटी शो हो रही है किसके बेसिस पे, एनाटॉमी के बेसिस पे। सिमिलरिटी है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। यानी कि ओरिजिन डिफरेंट फिर भी सिमिलरिटी। तो फिर हम इसे क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्योंकि अभी मैंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में बताया था कि कन्वर्ट होना अलग 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 ओरिजिन वाले ऑर्गेनिज्म का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर का पर्टिकुलर कॉमन करेक्टर का शो करना। तो ये कॉमन करेक्टर शो कर रहे हैं, वो करेक्टर क्या है, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। तो अब ये जो हुआ इसे भी हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, यानी कि अलग अलग ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म्स अगर किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को शो करने लगे तो हम उसके लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो इवोल्यूशन हो रहा था, ये एक जो यूथेरियन थे ये पूरी तरीके से कहाँ पे इवॉल्व हो रहे थे, ये एशिया में हो रहे थे। और जो मेटाथेरियन थे वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन ये इवोल्यूशन सेम टाइम पे हो रहा था, ये कोइंसिडेंसली हो रहा था लेकिन सेम टाइम पे हो रहा था।
तो जब ये सेम टाइम पे हो रहा था तो क्या बोल दिया इसके लिए हमने, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि कोई सेम चीज़ सेम टाइम पे दो अलग अलग जगह पे हो रही है, तो इसके लिए हमने पैरेलल इवोल्यूशन बोल दिया। तो अब यही सारे टर्म्स थे इनसे रिलेटेड। अब इसमें एक लास्ट में एक क्वेश्चन अच्छा बताता हूँ, वो ये है कि अब आप लोग खुद से सोचिए कि जो इवोल्यूशन है इसके लिए होमोलॉजी सपोर्ट करती है एनालॉजी, क्योंकि इवोल्यूशन क्या कहता है, इवोल्यूशन कहता है कि कोई भी स्पीसीज पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आई है, यानी कि हर स्पीसीज में कोई ना कोई लिंकेज है, क्योंकि इवोल्यूशन किससे, स्पीसीज टू स्पीसीज हुआ है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा।